मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन एड्रेस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्स के नाम लिखे हुए हैं, जीपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से आपको किस एग्जाम को फोकस करना चाहिए। ये मैं अपने मर्जी से नहीं बना रहा हूँ। इस समय मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी फ्रिक्वेंटली आप लोग पूछ रहे हो कि किस एग्जाम को फोकस करें। वो होता है ना कि शुरू में जब कैलेंडर आता है, ढेर सारी वैकेंसीज आती हैं और हम काफ़ी वैकेंसी में एलिजिबल होते हैं, तो एकदम जोश में होते हैं। हमें लगता है यार सारे एग्जाम्स को फोड़ देंगे, किसी एक को टारगेट क्यों करें। पर धीरे धीरे जब टाइम होता है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर रिवीजन करना शुरू करते हैं, भूलना शुरू करते हैं, फिर कभी गलती से टेस्ट दे लेते हैं या प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं, तो धीरे धीरे अपनी असलियत भी समझ में आती है कि भाई सब कुछ किया नहीं जा सकता एक साथ। बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं पर उसका अलग बैकग्राउंड होता है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पर मैं ये कहूंगा कि भाई फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि भाई सब कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसे खुद को निकम्मा नहीं मान लेना है। ये चीज़ ऐसी है ना कि अपनी असलियत जितना जल्दी से आप समझ लो उतना आपके लिए बेहतर होता है ना। भ्रम में और जितना दिन तक जिएंगे, जितना लेट करेंगे, लास्ट वाला दर्द उतना ही बड़ा होगा। अगर अभी आपको समझ में आ गया है कि भाई सारे एग्जाम की प्रिपरेशन मैं नहीं कर सकता हूँ, किसी एक को मुझे टारगेट करना है, तो आपको किसको टारगेट करना है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इससे आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी। आपका डिसीजन लेने में ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो एक बार देख लीजिए, ठंडे दिमाग से सोच लीजिए कि किसको टारगेट करना है, और अब और डिले करने की जरूरत नहीं है, अब टारगेट कर ही लीजिए। और उस टारगेट में अगर हमारा कोई सहारा चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक होंगे कुछ कोर्सेज के, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। और जब भी मैं परचेज की बात करता हूँ या मार्केटिंग के साथ में एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ भैया, कि किसी का कोर्स लेना जरूरी नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं होता। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे अपना कोर्स बेचने आ गए, भाई तो सबको समझा नहीं सकते। और भाई किसी और को दोगे, हो सकता है ना कुछ लोगों को जरूरत है कोर्स लेके ही पढ़ना हो, तो किसी और को पैसे दो, परचेज करो, उससे कम में मुझे दे दो भाई, मेरा परचेज कर लो, क्या ही जाता है। खैर, मार्केटिंग भी हो गई और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हो गया। अब अपने असली मैटर पे आते हैं। तो असली मैटर पे जाने से पहले दो तीन चीजें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको मैं साथ में बताते चलता हूं। पहली बात ये कि अगर आप मैकेनिकल से नहीं हो, आप इलेक्ट्रिकल या केमिकल से हो, तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। जितनी चीजें यहां पे मेंशन है सबके ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। मैक्सिमम लोगों के पास इसका ऑप्शन होगा सेफ्टी इंजीनियर का। तो आपको तो इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं भाई, एकदम लग के सेफ्टी इंजीनियर की प्रिपरेशन करिए। पता नहीं दोबारा कब चांस मिले। ये चांस भी 2017 के बाद आया है, मतलब पूरे 6 साल हो गए इसको आने में, और वैकेंसी आएगी, रिजल्ट आएगा तब तक 7 साल भी हो जाएगा, तो दोबारा बुढ़ापा आ जाएगा अगर इस बार सिलेक्शन नहीं लेते हो। तो अगर थोड़ा बहुत डीमोटिवेट हो भी रहे होगे ना, तो पढ़ लेना। अब डीमोटिवेट हो रहे हो और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करें, ये भी लोग पूछ रहे हैं। तो ये लास्ट में बताता हूं मैं क्या करना चाहिए जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता हो। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ये प्रिपरेशन करिए। हो सकता है कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन हो कि वो इसमें भी एलिजिबल हो और उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, इसमें भी एलिजिबल हो। दोनों का सिलेबस अराउंड सेम रहना है, थोड़ा बहुत चेंजेज होंगे, तो मैं कहूंगा आप दोनों की प्रिपरेशन करिए, जम के करिए। इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। बहुत जबरदस्त पोस्ट होती है भाई, मतलब एकदम सीधे ज्वाइंट डायरेक्टर से नीचे वाली पोस्ट है, ठीक है, तो काफी ऊपर की पोस्ट है। अगर आप इसमें सिलेक्शन लेते हैं तो इन भाई साहब को यहां पहुंचते पहुंचते रिटायरमेंट आ जाएगी, जिसको आप डायरेक्ट कैच कर रहे हो। आप कहोगे कि भैया 5 साल वाली ये तो पोस्ट है, 5 साल एक्सपीरियंस वाली, हमारी रिटायरमेंट क्यों आ जाएगी, हम 5 साल में यहां नहीं पहुंचेंगे क्या? जवाब है कि नहीं पहुंचेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अपनी वैल्यू होती है, प्रमोशन की अपनी। प्रमोशन तो तब होगा जब सीट खाली होगी, इसके बाद आप असिस्टेंट बनोगे, उसके बाद आप वो बनोगे, तो भाई उसमें बहुत टाइम लगता है। और पोस्ट भी नहीं होती कि डायरेक्टली बनोगे, मतलब प्रमोशन के थ्रू बन जाएंगे सारे लोग, क्योंकि इतने सारे लोग यहां जाएंगे, उसमें से कुछ लोग वो बनेंगे। मतलब उस आप डिटेल में नहीं जाते हैं, पर ये समझ लो कि आप बहुत हाई जंप लगा लिए अगर इसका सिलेक्शन आपने ले लिया तो इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना है, दबा के पढ़ना है, एकदम मोटिवेशन आता है। और अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे फोकस ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको डिमीन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं या आपको कमतर बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर जनरली ऐसा होता है ना यार कि हम 4-5 साल से, 6 साल से या 10 साल से जॉब कर रहे हैं, तो हमारी वो जो लर्निंग एफिशिएंसी है, पढ़ने की कैपेसिटी जो है, याद करने की जो कैपेसिटी है, लिखने की कैपेसिटी, वो धीरे धीरे कम हो गई रहती है। अब यहाँ पे फ्रेश माइंड बच्चे हैं, उनको कंपीट करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये सारे फ्रेशर्स हैं
इससे पहले तो वैकेंसी आई नहीं, तो कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं 5-6 साल से इसी की तैयारी कर रहा हूँ। सारे फ्रेश माइंड बच्चे हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगा आपको यहाँ पे कम्पीट करना। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ज़्यादा फोकस करिए। अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो मैकेनिकल का हो, इसमें भी एलिजिबल हो, एक्सपीरियंस हो इसमें भी एलिजिबल हो, और ARTO में भी एलिजिबल हो, इसकी तो प्रिपरेशन करेगा नहीं जनरली कि जॉब कर रहा होगा, तो यार इससे ठीक सैलरी उसकी होगी अभी। तो मैं इन तीनों को कंसीडर कर रहा हूं। हाँ, एक बात होता है, थोड़ा ARTO का पैशन अपना अलग होता है, क्योंकि वहां पे पब्लिक डीलिंग होती है। ये पोस्ट उससे ऊपर की है, पर यहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती नहीं है, इंडस्ट्री के लोग ही आपको जानेंगे। पर यहाँ पे आपको 3 स्टार सैल्यूट मार रहा है, 2 स्टार सैल्यूट मार रहा है, इसका अपना भौकाल होता है। रोड पे आप चल रहे हो, चेकिंग में आप जा रहे हो, मतलब अपनी वैल्यू होती है ना। 3 स्टार की ड्यूटी आप लगा रहे हो, तो इसका अपने आप में एक ओहदा होता है। एक ऑफिस के आप हेड हो, आपके अंदर में कई सारे लोग काम कर रहे हैं, यहां पे भी आप हेड हो, पर थोड़ी छोटी पोस्ट भी होती है ना, और पब्लिक डीलिंग होती है, तो उसकी वैल्यू अपने आप में थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब सोशल रिस्पेक्ट मिलता है। तो इस पोस्ट में वो चीजें हैं। तो अगर कोई ऐसा है डिलेमा में हो कि क्या करूं यार, इसकी करूं कि इसकी करूं, क्योंकि भाई कई सारी चीजें आ जाती है ना। अब इसमें एलिजिबल है बेचारा, इसमें भी एलिजिबल है, पर इंटरेस्ट यहां पे है। तो अगर आपने इससे पहले प्रिपरेशन किया हुआ है MBI का या फिर RTO का, तो ही मैं आपसे कहूंगा कि यहां पे आइए। यहां पे अपने आप में जबरदस्त कंपटीशन होगा, इसलिए क्योंकि यहां पे भी फ्रेशर एलिजिबल है, यहां पे तो एक्सपीरियंस एलिजिबल है, तो थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है कंपैरेटिवली। हालांकि पोस्ट कम है वहां पे भी, यहां पे भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि भाई ठीक है, आप थोड़ा सा एज इसको कम दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त कंपटीशन रहेगा। जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं, जो इसी सर्विस में हैं, जिनको काफी कुछ पता है, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे पिछली बार अभी वैकेंसी आई थी, अभी फ्रेश माइंड है, पिछली बार पढ़ा हुआ है, उनको बस रिवाइज करना है, वो भी इसको कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। मतलब उनको रिवाइज ही करना है, पूरा सिलेबस पढ़ डाला है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी आई थी। RTO की वैकेंसी में थोड़ी कंटिन्यूटी रहती है, उससे पिछली बार भी वैकेंसी आई थी। तो कुछ लोग होंगे जिनके कुछ नंबर से रुक रहे होंगे, उनकी चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर होंगी, तो उनसे आपको कंपटीशन लेना पड़ेगा। तो ये मेरा ओपिनियन है भाई, जरूरी नहीं कि मैं कह रहा हूं इसमें कंपटीशन कम है तो कम होगा, इसमें कह रहा हूं ज्यादा है तो ज्यादा होगा, पर ये कॉमन सेंस की बातें हैं, आप भी इसको सोच सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसमें कंपटीशन ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू ये जो 2 पोस्ट हैं, इसके कंपेरिजन में। यहां पे क्यों कम होगा कंपटीशन, हालांकि ज्यादा ब्रांचेज हैं, फिर भी क्यों कम होगा बताता हूं अभी आपको। तो इसकी कंपटीशन ज्यादा है, तो आप देख लो कि आप कंपीट कर सकते हो तो इसमें जाओ, अदरवाइज आप इसको टारगेट कर सकते हो। इसको टारगेट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली टारगेट हो ही जाएगा, पर इसका सिलेबस भी इससे बिल्कुल अलग है, तो आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा कि किस में जाना चाहते हो। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मैकेनिकल के एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस इसमें एलिजिबल है। अगर आप फ्रेशर हो, एकदम फ्रेशर हो, एकदम मैकेनिकल से हो, और आप सोच रहे हो कि यार किस एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, मतलब ये तो कट गया, इसमें एलिजिबल हो, इसमें एलिजिबल हो और इसमें एलिजिबल हो, अगर आपने और AE में भी एलिजिबल हो, अगर आपने बीटेक किया हुआ है, तो अगर आपने डिप्लोमा किया हो तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा जगह आपकी एलिजिबिलिटी है नहीं, तो आप तो भाई आंख बंद करके एकदम ये MBI पे लग जाइए, फुल टू तैयारी करिए। ये मान के चलिए, ऐसा सोच लीजिए कि बीटेक वालों को यहाँ पे आने नहीं देंगे, सारी पोस्ट डिप्लोमा वाले ले जाएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करना है। डिप्लोमा वाले थोड़े से बेचारे पहले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार हम कहाँ कम्पीट करेंगे बीटेक वालों को, उन्होंने ज़्यादा पढ़ा, हमसे ज़्यादा नॉलेज है, वो हमको पीछे छोड़ देंगे। पर ऐसा नहीं है। पिछली वाली वैकेंसी में मैंने 1-2 इंटरव्यू भी किए हैं, वो बच्चे डिप्लोमा के हैं पर टॉपर भी हैं। तो आप पढ़ोगे तो होगा, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, ये डिग्री से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि एकदम नहीं पढ़ता है, पर ठीक है भाई, उसने ज़्यादा टाइम दिया आपसे पढ़ने के लिए, तो थोड़ा बहुत नॉलेज ज़्यादा होगा, पर यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दे दोगे, आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो डिप्लोमा हो तो आपको ये करना है, पर आप बीटेक हो और फ्रेशर हो, आपने इससे पहले कभी तैयारी नहीं किया और आप प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे किसकी तैयारी करना चाहिए, और आप मैकेनिकल से बीटेक हो, आपके पास EMBI का भी ऑप्शन है, आपके पास ARTO का भी ऑप्शन है, आपके पास सेफ्टी इंजीनियर का भी ऑप्शन है, तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, पढ़ने में अच्छे हो, शुरू से पढ़े हो, तो आप इधर देखना, तो आप इस साइड देखना, क्योंकि इस साइड भाई रहने वाला है जबरदस्त कंपटीशन एज कंपेरिजन टू सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर में थोड़ी नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, आप कहोगे ब्रांचेज भी ज्यादा हैं तो कंपटीशन ज्यादा होगा, मैं कहता हूं नहीं, कम ही कंपटीशन रहने वाला है। उसका रीजन ये है कि इसका जो सिलेबस है ना एकदम नया है और सबके लिए नया है। आप फ्रेशर भी हो,
सबके लिए नया सिलेबस है, कोई पुराना स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला। ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो 2 साल से 3 साल से 1 साल से सेफ्टी इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहा है। जो भी होंगे सारे नए स्टूडेंट होंगे। मतलब अब यहां पे केवल एक बात मैटर करती है भाई, जो ज्यादा टाइम देगा पढ़ाई पे, जो ज्यादा पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। मतलब जिसमें क्यूरियोसिटी है कि चीजों को सर्च करके पढ़ ले, क्योंकि सिलेबस ऐसा है कि एक बुक में मिलेगा नहीं। कोचिंग भी कम ही लोग पढ़ा रहे होंगे, मुझे जहां तक पता है, मुझे पता नहीं कौन कौन पढ़ा रहा है। तो मटेरियल भी एकदम यूनाइट होकर कोई नहीं दे देगा कि लो बेटा तुम एकदम पी लो ऐसे, जो कि इन दोनों में मिल जाएगा। तो यहां आपका कंपटीशन थोड़ा कम रहने वाला है रिलेटिवली टू दिस टू। यहां पे कंपटीशन ज्यादा रहने का रीजन है कि ये वैकेंसी कंटिन्यूअस आती है, हर साल आ जाती है, अल्टरनेटिव पे आई जाती है, या फिर किसी न किसी की हर साल रहती है। तो बच्चे कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करते रहते हैं आरटीओ आरटीओ की। आरटीओ ना भी आए तो एटलीस्ट एई की आती रहती है, डबल ए की आती है, तो मैकेनिकल के टच में रहते हैं बच्चे। तो पुराने बच्चे आपको मिलेंगे। ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो उन्होंने पिछली बार एमबीआई का इंटरव्यू दिया, एएमबीआई में कुछ नंबर से रह गया, उनका सब कुछ तैयार है, तो थोड़ा कंपटीशन आपको ज्यादा मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और मैकेनिकल से हो और आपको लगता है कि आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, जो कि मुझे लगता है कि भाई थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस एकदम 180 वाला है, दूर दूर तक मैचिंग नहीं है इनके सिलेबस का। एक्ट भी अलग है, टेक्निकल भी अलग है, तो फिर मैचिंग क्या ही बचा। ठीक है, मेजर पोर्शन जो है वो एकदम 180 वाले हैं, तो आपको टारगेट बना लेना है। मेरा सजेशन होगा कि आप इसको टारगेट करिए। भले केमिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, फिर भी कंपटीशन कम रहेगा, मेरा भरोसा करके चलिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं आपको वो सब भी टारगेट करना है, तो बिल्कुल करिए। टाइम बचेगा, थोड़ा गैप है, उसमें आप कर सकते हो। अगर अभी से भी आपको लगता है कि आप दोनों को कॉप अप कर सकते हो तो आप करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको केवल एक चूज करना है, फोकस्ड होकर तैयारी करनी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, रिक्वेस्ट तो क्या ही कर सकते हैं, इसको फोकस करिए। क्या रीजन है मैंने बता दिया। अब ऐसे भी बच्चे होंगे जो फ्रेशर नहीं है, पहले से एआरटीओ की प्रिपरेशन उन्होंने किया हुआ है, कुछ नंबर से उनका रह गया था। कुछ ऐसे होंगे जिनका ज्यादा नंबर से रह गया। जिनका ज्यादा नंबर से रह गया, मैं आपसे कहूंगा कि भाई कुछ तो कमियां हैं आप में, इसीलिए तो रह गया। आपने पढ़ा था, मेहनत करके पढ़ा होगा, ये उम्मीद होगी कि सिलेक्शन होना चाहिए, फिर भी आपने गलतियां किया। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों पे भागदौड़ करने से अच्छा है कि आप भी किसी एक का बेहतर विकल्प चूज करिए और उसमें पूरी एनर्जी लगाइए। अब आपको चूज करना, मैं आपको एडवाइस नहीं देता हूं कि आपको इस पे जाना है, किस पे जाना है। यहां पे आपने थोड़ी मेहनत किया हुआ है पहले से, यहां पे आपको मेहनत करना है। पर यहां पे कंपटीशन ज्यादा है, यहां पे कंपटीशन कम है। पर यहां पे चीजें एकदम न्यू होंगी आपके लिए, यहां पे पहले से पढ़ा होगा। तो आपके लिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जिनके कम नंबर आए थे, पहली प्रिपरेशन किया हुआ है, आप देख लो कि आपको किस साइड शिफ्ट करना है अपने एबिलिटी के हिसाब से। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, उस हिसाब से आप शिफ्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने प्रिपरेशन किया है और मार्क्स भी बेहतर आए हैं, उनके कुछ चंद नंबर से रह गए, उनको तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों पोस्ट के लिए फोकस करिए। इन दोनों पोस्ट पे फोकस करने का वजह एक ये है कि आपको बस ब्रशअप करनी है चीजों को। कहां गलतियां हुआ था, उस गलतियों को छोड़ना नहीं है कि भाई उस बार तो ये चीज था इसलिए रह गया। नहीं, क्वेश्चन क्यों नहीं आया, आता नहीं था, फंडामेंटल भूल गया, रिवीजन ठीक नहीं था, फार्मूला याद नहीं आया, जल्दीबाजी में गलती कर दिए, कैलकुलेशन में गलती कर दिए। एक एक चीज को फाइंड आउट करना है कि पिछली बार एग्जाम दिया था तो किस रीजन से आपका रह गया था, कितने क्वेश्चन गलत हुए थे, क्यों गलत हुए थे। कुछ महानुभाव होते हैं 80 क्वेश्चन करके आएंगे, 80 में से 40 गलत रहेगा। अब उनका प्रेडिक्शन ही नहीं है, मतलब ऐसे ही चल रहा है। अगर इस भाव में हो आप, तो भाई आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप प्रिपरेशन को आपको करना है या नहीं करना है। ये एकदम रैंडम अटेम्प्ट होता है। हाँ, 10% आप 15% का एरर चलता है, पर उससे ज्यादा एरर है तो फिर तो आपको सोचना चाहिए कि किधर जाए, किसी एक साइड जाना चाहिए आपको और वहां पे भी सुधार करना चाहिए। पर आपने ठीक ठाक किया है तो बिल्कुल आपको इस साइड ही रहना चाहिए, इन दोनों पोस्ट पे ही रहना चाहिए। और इसके साथ साथ आप टेक्निकल करोगे तो ये भी आ जाएगा, उसमें इंक्लूड ही हो जाएगा। इसका टेक्निकल करोगे तो ये उतना इंक्लूड नहीं होगा, एई इंक्लूड नहीं होगा। ये नर्मदा की बात कर रहा हूं, नर्मदा एई जो सबसे लास्ट में एग्जाम्स है आपका, तो ये आप टारगेट करिए और ये तो ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाएगा। हाँ, उसका नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है तो ये एग्जाम होने के बाद टाइम बचेगा, उसमें आप कर लीजिएगा। इसमें भी नॉन टेक्निकल आएगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर सिलेबस आएगा तो, अभी तो श्योर नहीं है, पर हो सकता है इसमें भी आए। तो यहाँ पे आएगा तो फिर आप तो पढ़ ही लोगे, तो फिर ये ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाएगा, इसके साथ ही टारगेट हो जाएगा, आपको एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जिनके कम मार्क्स से रुक रहे हैं उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप इधर ही रहिए, मतलब एआरटीओ, एएमबीआई, एई इस साइड रहिए।
तो मुझे लगता है कि जितनी कैटेगरी हो सकती है हमने सबको टारगेट कर ही लिया है, ठीक है। अब कई सारे लोग कह रहे हैं कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्या करें, डिमोटिवेशन हो रहा है। देखो इस पे हम लोग कई बार डिस्कशन किए हैं। फ्रस्ट्रेशन, डिमोटिवेशन एकदम से कॉमन फिनोमिना है भाई, सबको होता है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। आपकी पढ़ाई छोड़ो, जो धंधा कर रहा है उसको भी होता है, जो नौकरी कर रहा है उसको भी होता है, मतलब जो कुछ नहीं कर रहा है उसको तो होता ही होता है। जो एकदम निकम्मा, जो सोच ही नहीं सकता है कुछ, उसको नहीं होता है, क्योंकि उसके दिमाग का लेवल ही नहीं हो, कुछ सोच ही नहीं सकता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तीसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, फैमिली की स्ट्रगल क्या है, बीवी कैसे जी रही है, बच्चे क्या खा रहे हैं। जिसकी इतनी भी एबिलिटी नहीं, उसको क्या फ्रस्ट्रेशन होगा। फ्रस्ट्रेशन तो संजीदा आदमी को होता है ना भाई, जो सोच रहा है। तो ये तो कॉमन फिनोमिना है, आपको भी फ्रस्ट्रेशन होगा। अब जिस दिन आपका फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो छोड़ दो, उस दिन मत पढ़ो। अगर आप सीरियस हो ना, तो शाम होते होते आपको गिल्ट आने लगेगा पक्का, कि अरे यार आज का टाइम मैंने खराब कर दिया, सोया रह गया, या फिर जो आपकी हॉबीज है, खेलना है खेल लो, मूवी देखना मूवी देख लो, जो भी करना है पूरे दिन वो करिए। मतलब इतना करिए कि शाम को ये एहसास हो जाए कि आज का दिन मैंने खराब कर दिया, और देखना आप कल से फिर उसी एनर्जी के साथ पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो जिस दिन फ्रस्ट्रेशन है, एक आध दिन जाता है, वीक में एक आध दिन ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कुछ चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, अब फिर वो जाती नहीं है, फ्रस्ट्रेशन होता है, उसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। पर ये हरकतें देनी होने लगे जब ना, कि डेली फ्रस्ट्रेशन है, पढ़ने का मन नहीं है, तो इसे लंठबाजी कहते हैं। फिर आप पिटौरगिरी वाला काम कर रहे हो, फिर आप टारगेट बनाओ भैया कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के कुछ और देख लेते हैं। क्योंकि डेली ये चीज नहीं कर सकते कि डेली फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डेली मजे ले रहे हैं और सो जा रहे हैं। क्यों सो जा रहे हैं भाई? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वीक में एक आध दिन हो गया, 15 दिन में एक आध दिन हो गया, महीने में एक आध दिन हो गया तो चलता है, क्योंकि डेली फ्रस्ट्रेशन में टाइम खराब नहीं कर सकते, पढ़ना जरूरी है। तो डेली हो रहा है तो फिर आप ट्राई चेंज कर लीजिए, कुछ और सोचिए, पढ़ाई लिखाई तैयारी छोड़ दीजिए। वो शायद आपका मतलब नहीं है यार, सब लोग नौकरी थोड़ो करेंगे, दूसरा काम भी तो लोग करेंगे, तो आप दूसरा कुछ टारगेट कर लीजिए भाई, और कुछ करिए। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि शुरू कैसे करें। ये मैंने कई बार कहा है कि शुरू करने का एक आध तरीका है कि पहले तो आपको थोड़ी मेंटल एबिलिटी बनानी पड़ेगी, पहले कि दिमाग ऑब्जर्व करे। अगर बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ा हुआ है, या फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद जस्ट आ रहे हो, तो कॉलेज की पढ़ाई अलग होती है, ये कंपटीशन की पढ़ाई अलग होती है। तो ये कंटिन्यूअस 3-4 घंटे 5 घंटे पढ़ना, फिर उसको लिखना, चीज़ों को याद रखना, मेमोराइज करना, टाइम टेबल बनाना, शेड्यूल को फॉलो करना, ये चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट होती हैं। तो कुछ दिन मुश्किल रहेगा आपके लिए, पर मैं कहूँगा कि शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा लोडेड टाइम टेबल ना बनाएं, या बहुत हैवी सब्जेक्ट से स्टार्ट ना करें। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो पहले से पढ़ा हुआ है, जिसको पढ़ना आसान है, वहाँ से स्टार्ट करें। पहले शॉर्ट टाइम टेबल बनाएं, 2 घंटे की एबिलिटी है तो 2 ही घंटे दिन में पढ़ें, 3 घंटे की 3 घंटे पढ़ें। पर इसको महीने भर नहीं खींचना है, जल्दी से इसको बढ़ा के 15 दिन 20 दिन में इसको बढ़ा के 6-7 घंटे 8 घंटे तक कर लेना है। जितना दिन भी लग जाए आपको, 2 वीक लग जाए, 3 वीक लग जाए, पर इससे ज़्यादा वीक नहीं लगाने हैं। इतने से कम वीक में आपको इतना स्टेमिना बना लेना है कि भाई आप 6-7 घंटे 8 घंटे एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो, एकदम रिचार्ज होके। बीच बीच में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है तो थोड़ा जंपिंग वंपिंग कर लेना है, थोड़ा दौड़ भाग कर लेना, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा योगा होगा। इससे क्या होता है कि जो आपका ब्रेन होता है रिचार्ज होता रहता है। थोड़ा खाने पीने पे ध्यान रखना है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली जो फिजिकल स्टैमिना है बॉडी में नहीं रहेगी। अब कोई किसी को फीवर आ रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, और उसको कहोगे कि भैया चलो तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कहाँ से करेगा वो ना। बॉडी में दर्द है तो यार अल्टीमेट चीज तो बॉडी का पेन ही है ना भाई। अब कोई आदमी बीमार है, उसको धक्का मार के पढ़ा रहे हो, कहाँ से पढ़ेगा, कहाँ से उसका दिमाग कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो बॉडी का भी आपको ख्याल रखना है। अगर इतने टाइम पढ़ना है तो थोड़ा सुबह शाम का भी शेड्यूल बना लो कि 2-4 किलोमीटर दौड़ के आना। इससे आपकी फिजिकल स्टेमिना ठीक रहेगी। थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखिए, फ्रूट्स खाते रहिए। बाकी मोटिवेट होने के लिए भी कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या करें। तो भाई देखो, मोटिवेट होने के लिए आपको खुद ही सोर्स ढूंढने पड़ेंगे। माँ बाप के अगर आकांक्षाओं को पूरा करना है, घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, रिलेशन में भौकाल बनाना है, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, कई सारे रीजन हो सकते हैं। रीजन आपको ढूंढ लेना है, क्या चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। पैसा रीजन हो सकता है, पावर रीजन हो सकता है, कुछ भी, वर्दी रीजन हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है ना आपके मोटिवेशन का। ये आप जानते होंगे। वीडियो देख के मोटिवेट होने की कोशिश कम ही करना। अगर ऐसा नहीं कि नहीं होता, उससे मोटिवेशन होता है, पर वो 2-4 मिनट का मोटिवेशन होता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से आपको मोटिवेट करेंगे। आपको अपने हिसाब से मोटिवेट होना है। तो आप देख लो कि क्या चीजें आपको थ्रिल करती हैं,
कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना कब आपके दिल में आती है, तो वो चीज़ फाइंड आउट कर लो। उसके बारे में थोड़ा बहुत आप सोच लोगे, जब भी मन होगा नहीं पढ़ने का, फ्रस्ट्रेशन होगा, 2-4 ऐसे दोस्त मित्र बना लो जो थोड़ा आपको बूस्ट करते रहें। और ऐसे बूस्ट करने वाले नहीं कि चने की झाड़ पे चढ़ा दें, पर ऐसे रहें कि मतलब थोड़ा आपको एकदम क्रिटिसिज्म में ना ढकेल दें और थोड़ा बूस्ट भी करते रहें कि नहीं बेटा ठीक हो, तुम कर लोगे, कर सकते हो, ये तुमने किया है, ये तुमने किया है। थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन हो तो आपको पुशअप मतलब धक्का देते रहें। कोई भी हो सकता है। माँ बाप हमारे यहाँ पे, हमारे कल्चर में उतना फ्रेंकली होते नहीं। माँ बाप से कह दोगे नंबर खराब आ रहा है, कह देंगे करो आवारागर्दी, हम तो पहले से ही कर रहे थे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। कई माँ बाप हो सकते हैं जो ऐसे नहीं हैं, पर अपनी कल्चर वाले जनरली ऐसे ही हैं। ऐसे बच्चे जो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं उनके माँ बाप जनरली ऐसे ही होते हैं। बड़े भाई वही भी ऐसे ही होते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्त मित्र जनरली होते हैं कि जो थोड़ा सा पीठ थपथपा देते हैं। कोई भी हो सकता है, आपके सेम जेंडर वाला, अपोजिट जेंडर वाला, जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करते हो। एक आध दोस्त मित्र तो जिंदगी में होने ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध होने चाहिए प्रिपरेशन के टाइम तक। एकदम ऐसे आइसोलेट भी मत कर लेना कि दुनिया से दूर दूर तक नाता ही खत्म हो गया, फिर किसके लिए करोगे, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा तो संभालेगा कौन। तो ऐसे 2-4 मित्र होना चाहिए, कभी कभी उनके साथ डिस्कशन भी होना चाहिए। थोड़ा सा बूस्ट भी मिलता है कि वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, वहाँ से भी मोटिवेशन मिलता है। तो ये सारे फैक्टर आपको अपने हिसाब से कर लेने हैं। अब इन्वॉल्व रहोगे तो आप ढूंढ ही लोगे, रास्ता मिल ही जाता है, ढूंढने की कोशिश करते रहना है। बाकी कोई फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ें हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वहाँ पे लिखने का मन नहीं कर रहा है, पर्सनल है, तो पर्सनल आप मैसेज करते हो। थोड़ा लेट सवेर मैं रिप्लाई आपको करता हूँ, करता ही रहूँगा। बाकी कोई आपकी क्वेरीज है तो जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, मिलते हैं।